मेरा नाम किसने लिखा? कल का सवाल क्या था? तो कल का सवाल एक बार लिख लेते हैं, है ना? बस इनफ। सवाल पढ़ो। पढ़ो। प्रोत्साहन चाहिए क्या सबको? मुझे यहाँ गुनगुनाहट न सुनाई दे। मुद्दा है जो हिंसक सुरक्षा खतरे के होता है। इस संदर्भ में कीजिए। कीजिए। क्या हो गया? अरे पी चुका हूं मैं बस। और खतरे से ठीक है, ये सवाल है हमारा। देखो, ये जो सवाल कल दिया गया था उसमें 3 सेक्शन है। कई बार सवाल मेरी तरफ, कई बार सवाल जो है स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट को आपको डिस्क्राइब करना होता है। ये ज्यादातर इतिहास में होता है कि वो एक स्टेटमेंट दे देंगे, किसी भी हिस्टोरियन का स्टेटमेंट दे दिया तो आपको जो है ना उस हिस्टोरियन, वो हिस्टोरियन किस टाइप का है, जैसे वो राष्ट्रवादी इतिहासकार है या फिर वो
मार्क्सवादी इतिहासकार है, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको डिस्क्राइब करना है, फिर उसके बाद उसके नीचे आपको जो है ना जो एक्चुअल जो चीजें हैं उनको लिख देना है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें जो है ना पहली दो लाइनें वो हमें दिखाई दे रही हैं कि वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सामान्यतः सत्य ही होते हैं या किसी के विचार होते हैं, हाँ या ना। तो अब इसमें पहली लाइन देखो कि नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, ठीक है, जो हिंसक आंतरिक सुरक्षा के खतरे के रूप में होता है। अब इसमें पहली दो लाइनें देखकर क्या समझ में आ रहा है, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। बस तुम नहीं बता पाओगी तो हाथ उठाओ बेटा। हाँ बताओ वंदना। जो तुम थोड़ा इधर हो, और कुर्सी किसका अपने। हम्म नक्सल एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है। तो इसको डिस्क्राइब करो ना। तुम कर पाओगे निगम, करो। नक्सलवाद जो है संघर्ष, तुम बताओ। जो नक्सलवाद सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक है, वो किस तरह से वो नक्सलवाद को हिंसा फैलाने के लिए काम करता है। और किसने हाथ उठाया था, तुम बताओ अनुप्रिया। इसलिए बताया, पहले क्वेश्चन में बता दिया कि आतंकवाद क्या है, नक्सलवाद क्या है। और किसने बोला, ये टोका किसने, क्यों, क्या उसने गलत बोला है। नक्सलवाद आतंकवाद नहीं है, है? और सर इस क्वेश्चन में बताया क्या, मतलब ऑलरेडी बता दिया कि ये है, इसका कितना है, और ये मतलब गंभीर खतरा है इंडिया के लिए। खुशी, पहली दो लाइनों का मतलब बताओ। पहली लाइन में बताया क्या है, जो लिखा है वो स्पष्ट है, फिर उसके बाद नहीं क्या लिखा है भाई मुझे समझाओ ना। क्या बताओ अपनी लाइन में, अपनी अपनी भाषा में बोलो, क्या स्पष्ट है। इसमें सर दिया नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, हाँ, जो इसमें बता दिया है। फिर उसके बाद अगली लाइन है ये मतलब खतरे के रूप में कैसे काम करता है। और कौन बताएगा, बताओ। सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, ये नक्सलवाद इसमें बता देते हैं नक्सलवाद इसमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब कि इफेक्टिव है सामाजिक कार्यों को। अर्णव नहीं, हाँ बताओ। सर ये मतलब जो सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, ये मतलब समाज के जो है कुछ ही वर्गों तक है, मतलब जैसे देश में जैसे सर जो पिछड़ी जातियां हैं और जनजातियां हैं, इन्हीं के मतलब इन्हीं को देखते हुए मतलब जो गरीबी और असमानता की सिचुएशन है सर वो हाँ
अरे हम पढ़ लेते हैं भैया, हमको रट गया, सपने में भी आएगा हमको ये। करेक्ट, ये इसमें पहली लाइन में ये बताया गया है, देखो भाव सबके पास है, सब सही बता भी रहे हो, ठीक है क्या? हाँ अभी तुम्हारा आंसर पढ़ रहे हैं सबके सामने, टेंशन ना लो। अब देखो, जो सामाजिक हमारा जो सोशल इश्यूज थे, जो हमारे सोशल इश्यूज थे, जो हमारे आर्थिक इश्यूज थे, ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज, और जो हमारा डेवलपमेंटल इश्यूज थे, उनकी वजह से ये नक्सलवाद आया है। पहली लाइन ये कह रहा है, ठीक है, कि सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों की वजह से ये नक्सलवाद आया है, और ये नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा है। ठीक है, तो आपको इसमें जो है ना इंट्रोडक्शन आपको खुद ही दे दिया गया है, आंसर का इंट्रोडक्शन खुद दे दिया गया है। जब एक स्टेटमेंट दे दिया जो एक ट्रूथ है, तो उसको जो है ना आपको इंट्रोडक्शन फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये सवाल उठता है कि सर नक्सलवाद की समस्या जो 1967 से शुरू हुई थी, नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुई थी, ये चीज डालनी है कि नहीं डालनी है? तो ये डिपेंड करेगा कि कितने शब्दों में हमें अपना आंसर लिखना है। मान लीजिए अगर हमें 250 शब्दों में लिखना है, तो 250 शब्दों में तो ये चीज आप डाल सकते हो कि नक्सलवाद, एक लाइन में, कि नक्सलवाद की समस्या सन 1967 में नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुई थी। ठीक है, यह समस्या मुख्यतः, फिर आ जाओ अपनी बात पे, सामाजिक असमानता, संसाधनों के असमान वितरण और विकास की कमी के कारण हुई। आपने डिस्क्राइब कर दिया भाई, आपने बता दिया कि सामाजिक इशू क्या था, असमानता थी, आर्थिक जो था तो संसाधनों का समान वितरण था, और उसके बाद जो आपने विकासात्मक मुद्दे बता दिए तो विकास की कमी। अब विकास की कमी को और डिस्क्राइब करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सामाजिक असमानता, संसाधनों के असमान वितरण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साधनों की कमी की वजह से नक्सलवाद की समस्या जो 1967 में शुरू हुई थी वो निरंतर विस्तार पा रही है या निरंतर बढ़ती जा रही है, और अब ये रेड कॉरिडोर के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आई है, जिसमें बहुत सारे राज्य शामिल हैं। हो गया इंट्रोडक्शन आपने पहली दो लाइनों में। तो यहां पर कुल मिला के मैंने 1 2 3 जो डाला है, ये 3 है, तो ये एक क्या है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए। अधिकांश लोगों ने कारण लिख दिया है, अधिकांश लोगों ने क्या लिखा है कि क्या कारण है कि नक्सलवाद क्यों हो रहा है। किसने किसने लिखा है, हाथ उठाओ। वेरी गुड, गुड, ईमानदारी इतनी है और होनी भी चाहिए। क्या हमसे कारण पूछा गया तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, हाँ है ना? किसने किसने कारण लिखा था, फिर से हाथ उठाओ। ओके, ठीक, तो हमें कारण को, तुमने कहां कारण लिखा है, तुमने हाथ उठाया क्या? हाँ, लाओ जरा दिखाओ। वो हटा लो अपने, ये सब हटा लो, ये मुझे दे दो। तुम्हारा क्या आंसर? ये लाइनें किसने किसने लिखी हैं? विकास की असमानता, भू राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक असंतोष, आत्मनिर्भरता की कमी, सामाजिक अस्थिरता, इनमें से किसने किसने पॉइंट लिए हैं? इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट एंड उसके बाद जो है ना तुम्हारा जियो पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल, और क्या लिखा है तुमने, तुमने क्या क्या शामिल किया? ठीक है,
पॉवर्टी ट्रैप है। पॉवर्टी ट्रैप, ठीक है सर ये हुआ मार्जिनलाइजेशन ऑफ फार्मर और सर ये गवर्नेंस इशू। तो देखो आप एक चीज समझो भाई, कुल मिला के हमसे सवाल में ये पूछा गया है कि नक्सलवाद की समस्या की वजह से हमारे सामने क्या मुद्दे उभर कर आ रहे हैं चुनौती के रूप में। तो कारण जब हमसे पूछा नहीं गया तो कारण हम नहीं लिखेंगे। क्या इसमें पूरे सवाल में कहीं कारण जैसा शब्द आ रहा है? तो फिर हमें लिखने की जरूरत है नहीं, जरूरत है। ठीक, अब उसके बाद क्या मुद्दे उभर के आए हैं तो उनकी चर्चा कीजिए। तो उन मुद्दों में आप क्या लिख सकते हो? उन मुद्दों में आप क्या लिख सकते हो अपने आप ही बताओ। जब हम बात करें तो हम केवल हम बोलेंगे नीचे देखने के लिए। तुम बताओ। सामाजिक मुद्दा। क्या? शोषण और असमानता से। शोषण और असमानता बढ़ रही है। शोषण कौन कर रहा है? बुर्जुआ वर्ग के लोग। ये तो कारण है, पर ये मुद्दा भी है। ये मुद्दा कैसे शोषण वाला? ये मुद्दा इस तरीके से है कि भाई जो इनके ही जो लीडर्स हैं वो शोषण कर रहे हैं, इसमें मानसिक शोषण भी शामिल है। तो शोषण को ले सकते हैं लेकिन ये कोई प्रभावी पॉइंट नहीं है, इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं। और तुम बताओ क्या समस्या हो रही है? भाई देखो कारण ये है कि इस वजह से ये समस्या उभर कर आई। अब जैसे गरीबी में कारण और प्रभाव दोनों होते हैं कि उसी कारण से गरीबी आती है। अगर आप गरीब हो तो आपकी गरीबी का ये कारण भी होगा और यही आपकी गरीबी का प्रभाव भी होगा। आपके पास अगर पीने का पानी, स्वच्छ पानी नहीं, आपके पास शिक्षा के साधन नहीं, आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, आपको अगर वंचित रखा जा रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा कि आप गरीब हो जाएंगे। और अगर आप गरीब हो जाएंगे तो उसका प्रभाव भी यही होगा कि आपके पास फिर भी ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। नहीं, प्रभाव का मतलब क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मुद्दा का मतलब क्या समस्याएं हो रही है। अब यहां पर इस नक्सलवाद की समस्या की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं जिनको जो सरकार के लिए चुनौती बन रही है। तो एक हमारी समस्या आ रही है विकास को लेकर, विकास नहीं हो पा रहा है, हाँ है ना? ठीक है, अब विकास नहीं हो पा रहा है तो इसमें तुम्हारी आधारभूत संरचना, उसके बाद जो ना सामाजिक संरचना जो होती है, एक आधारभूत संरचना वो होगा कि आपकी सड़कें, पुल, गोदाम, है कि नहीं? सामाजिक संरचनाएं क्या हो गई? स्कूल, हॉस्पिटल्स। तो इन संरचनाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या क्या आ रही है और सोच के बताओ? प्रशासनिक रिक्ति, ठीक है। तो प्रशासन का अभाव, कौन बताएगा कि प्रशासन का अभाव कैसे हो रहा है? हाथ उठाओ केवल, बताओ। ना पहुंचना तो प्रशासन का अभाव है, लेकिन नक्सलवाद की वजह से प्रशासन का अभाव कैसे हो रहा है? खुशी, और कौन बताएगा? बताओ। जनता में सर, मतलब सरकार के जो है, अरे इतना आसान भी नहीं पूछा है जो बता ले जाओ। काहे कोई बुला रहे हो, बैठे रहो थोड़ी देर। सर जनता में सरकार के प्रति उनका विश्वास कम होता है। तुम बताओ। अरे नक्सलवाद की वजह से प्रशासन का अभाव क्यों हो रहा है? सोचो, ध्यान लगाओ। क्योंकि वो प्रशासन को स्टैब्लिश ही नहीं होने दे रहे हैं। भाई हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं तो वो प्रशासन को इंप्लीमेंट ही नहीं होने दे रहे हैं। तो पहले ही भी प्रशासन नहीं था, बाद में वो इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। और क्या चला रहे हैं? अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रशासन को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। अभाव, अब अभाव को ऐसे नीचे करके लिख सकते हो कि लागू नहीं होने दे रहे, लागू नहीं या क्रियान्वित नहीं होने दे रहे।
इसका और एक कारण में क्या लिख सकते हो? कारण क्या है? हिंसा, हिंसाग्रस्त क्षेत्र, है ना? और क्या मुद्दे हैं? तो शहरों में प्रचार होने से क्या हो जाएगा? तो ये तो कारण है ना। इन्होंने कहा विस्थापन की समस्या हो रही है, तो ये तो नक्सलवाद का कारण है। लोगों को उनकी जमीन से, उनके जंगलों से दूर किया जा रहा है। हाँ बताओ अर्णव। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता है। क्यों है? अब हाथ ऊपर करो, कौन बताएगा क्यों है? बताओ क्यों है? चुनाव में चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न, चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं और उनका लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में विश्वास भी नहीं है। सबको क्लियर है? अगला बताओ क्या हो रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, मतलब नीचे से कोयला गायब हो रहा है। तो ये नक्सलवाद की वजह से कहां काट रहे हैं? इसी के लिए तो उन्होंने बंदूक उठाई है। ये फिर कारण बता रहे हो। नक्सलवाद की समस्या से क्या समस्या हो रही है? क्यों नहीं समझ में आ रहा? एक मिनट, इतना टफ तो नहीं है भाई। इतनी इस संदर्भ में उभरते मुद्दों की चर्चा करिए। अगर वो उसको कारण पूछना होता तो कहता कि नक्सलवाद की समस्या के कारण तो ऊपर ही बता दिए भैया। अब तुमने बोला कि भाई वो जो है ना वो क्या कहते हैं, संसाधन ले रहे हैं। तुमने बोला संसाधनों की कमी हो रही, कोई कह रहा है जंगल काट रहे हैं। तो भैया ये तो इसमें सारे इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। आर्थिक पहलुओं में, विकासात्मक मुद्दे में, असामाजिक पहलू में असमानता है। अगर मान लीजिए हम सामाजिक जो मुद्दे हैं जिनकी वजह से नक्सलवाद आया है, तो जब हम इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो हम कह देंगे उनको उनके जंगल से बेदखल किया गया है, तब उन्होंने बंदूक उठाई, उनको उनकी जड़ों से दूर किया गया। डिस्क्राइब करने के लिए हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जब आर्थिक उसमें आएंगे तो कहेंगे कि जिन जंगलों पे वो अपना पुश्तैनी अधिकार समझते थे, उन जंगलों से उनको निकाल दिया गया। जो संसाधन जिन पे वो अपना हक जताते थे, जैसे नदी का जल है, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस नदी के जल को अपना मानते हैं। अब वहीं पे आकर कोई बांध बनाने लगा और प्रोजेक्ट, यानी कि उसने जो है ना उस नदी पे कब्जा कर लिया। तो वो सारी चीजें जो कारण है भाई, आप लोग ये समझो बेटा, कारण तो इनमें ले ही लिया गया कि नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, अर्थात कि इन मुद्दों की वजह से नक्सलवाद है, ये उसने बता दिया कारण। अब इस कारण की वजह से नक्सलवाद है, और ये जो ये नक्सलवाद है, ये नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये जो खतरा हो चुका है, तो ये खतरा किस प्रकार से है? ये जो खतरा हमें कैसे दिखाई दे रहा है? कि बोला भाई कौन सी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं जो खतरा दे रही हैं? तो वो चीजें क्या है? राजनीतिक स्थिरता नहीं है, ठीक है, आप विकास नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वहां कोई ठेकेदार जाता है, करने नहीं देते, एक तो उगाही शुरू कर देते हैं और या फिर काम रोक देते हैं, मतलब जब जिसका जैसा मन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो काम नहीं करने देते, ठीक है, ठेकेदार तैयार नहीं होते, टेंडर कोई भरने नहीं चाहता। गवर्नमेंट जब टेंडर निकालती है कि भाई हमको इतने किलोमीटर सड़क बनवानी छत्तीसगढ़ के इस इलाके में, तो कोई ठेकेदार क्यों टेंडर भरने जाए?
उसको अपनी जान थोड़ी ना देनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब विकास इससे अवरुद्ध हो रहा है नक्सलवाद की वजह से। ये सरकार के लिए एक चुनौती है कि नहीं है? सरकार आपसे कारण नहीं जानना चाहती कि नक्सलवाद क्यों हुआ। सरकार ने पहले क्वेश्चन पूछने वाले ने पहली लाइन में ही लिख दिया है कि सामाजिक, आर्थिक और विकास के जो मुद्दे थे, इनकी वजह से नक्सलवाद उभर कर आ गया, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। क्या मेरा भाव समझे? अब उसके बाद इस खतरे की वजह से, ये खतरा क्यों है, कैसे हमें दिखाई दे रहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है? वो कौन से मुद्दे हैं जो ये उभर कर सामने आ रहे हैं, जो हमारे लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो मुद्दे कौन है? विकास नहीं हो पा रहा है, प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है, राजनीतिक अस्थिरता है, चुनाव में वोट डालने ही कोई नहीं जाता है, चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं होता है। अगर उन्होंने अपने इलाके में बोल दिया कि कोई चुनाव में नहीं खड़ा होगा तो नहीं खड़ा होगा। किसी की हिम्मत है खड़ा हो जाए? तो राजनीतिक अस्थिरता हुई कि नहीं हुई? और क्या समस्या आ रही नक्सलवाद की वजह से? तस्करी जैसे अपराध हो रहे हैं। तस्करी जैसे अपराध, और जब मैं यहां खड़ा रहूं मुझे भुन-भुन नहीं आना चाहिए। मैं सुबह से 3-4 बार मना कर चुका हूं। तो क्या बोल रहे थे? अलगाववाद। बिल्कुल। अब अलगाववाद कैसे हो रहा है ये बताओ मुझे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ केवल। भावनाओं पे नियंत्रण। 1 2 3 4 5। तुम बाल खुजला रहे हो कि उठाया? 6 7 8 9 10 11 12 13। बताओ। हाँ, जो हमको गौर से देखेगा हम उससे पूछ लेंगे, जो नहीं देखेगा उससे भी पूछ लेंगे। तुम बताओ। लिख देते हैं, चलो हिंट दे देते हैं। अब देखते हैं कौन बता पाता है। अब बताओ। हाथ उठाओ, हाथ। हाँ बोलो बोलो। अरे तो वो तो अलगाववाद है, लेकिन नक्सलवाद से अलगाववाद कैसे आ रहा है? अब हाथ उठाओ, कौन कौन उठाए हुए था? अब भी उठाए हुए हाथ? ने तुम्हारा देख लिया। तुम बताओ मीनाक्षी। नहीं तुम बताओ बताओ। किसी का ब्रेन वॉश करके एक दूसरे को भड़का के, वो तो होता ही है। अलगाववाद ऐसे तो होगा ही, यही तरीका ही होता है, ब्रेन वॉश करना, भड़काना। पर तुम क्यों भड़क गई? मत भड़कती। तुम बताओ। जनसंख्या बढ़ाएंगे। क्या विस्तार करेंगे? कैसे? क्षेत्रों पे अधिकार करेंगे या जनसंख्या बढ़ाएंगे? मतलब 10-12 बच्चे एक साथ।
और बताओ। स्वायत्त का दिमाग का हाथ उठाओ, बताओ मन। जो नक्सलवादी है तो बलगांव के विषय चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि वो समाजवादी व्यवस्था को विश्वास रखते हैं, जैसे कि जो खुशी तो प्रशासन कभी उसके कारण उनकी जो मनोस्थिति उत्पन्न होती है वो विचारधारा अलगाववाद को जन्म देती है। पहला पॉइंट सही। और अर्णव। समुदाय है और अब दूसरा समुदाय देखो नक्सलवाद जो है कुछ लोग मूर्ख होते हैं, जब एक बार फोन कट कर दिया जाए तो उसको समझ लेना चाहिए कि अगला बिजी है ना। अब जैसे क्या है, नक्सलवाद से अलगाववाद कैसे हो रहा है? नक्सलवाद जो है एक हिंसात्मक व्यवस्था है। अब हिंसात्मक व्यवस्था के ऊपर जो है ना हिंसा से प्रयास किया जाएगा काबू पाने का, और उस हिंसा में जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होगा। नागालैंड वाला कल मैंने बताया था। तो ये एक कारण होगा कि वो अलगाववाद की तरफ, यानी कि उनको आसानी से भड़काया जा सकता है। ठीक है, जो तुमने भड़काने का पॉइंट बोला, तो मैंने बोला कि तुम क्यों भड़के, मैंने उसी टाइम तुम्हें हिंट दिया। तुम्हारे भड़कने के लिए कोई मना स्थिति तो चाहिए, जो कोई जो ना भांप ले। तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो तुम आसानी से भड़क जाओगे। फिर नक्सलवाद की वजह से सरकारी तंत्र वहां मौजूद नहीं है, सरकार की योजनाएं वहां मौजूद नहीं है, गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो गरीब, अशिक्षित और वंचित आदमी भड़कने के लिए तैयार बैठा ही है, हाँ है ना। फिर प्रशासन नहीं है, कोई आपको जो ना डील नहीं कर रहा है ढंग से। तो इन सब चीजों से क्या है, अब तुमने बोला प्रशासन तो मैंने तुरंत कहा ठीक, क्योंकि अगर प्रशासन होगा तो इन सारी चीजों की व्यवस्था भी होगी, हाँ है ना। तो क्या है, जब चीजें सुधरेंगी तो अलगाववाद के विस्तार को रोका जा सकता है, लेकिन जब चीजों में सुधार नहीं है तो वो विस्तारित ही होगा। क्योंकि जिन कारणों से नक्सलवाद हुआ था वो कारण तो अभी भी बने हुए हैं। क्या कारण थे? गरीबी, अशिक्षा, विकास नहीं, असमान वितरण, हाँ है ना। तो वो चीजें तो अभी भी बनी हुई हैं, तो विस्तार होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अलगाववाद की भावना का विस्तार होगा। और सरकार का रिसोर्सेज पे एक्सेस कम होगा, मतलब कि सरकार के क्या है, संसाधनों तक पहुंच कम होती है। अब सरकार संसाधनों तक पहुंचने के लिए बल प्रयोग करती है, हाँ है ना। अब जैसे इसने ऋचा ने जो पॉइंट लिखे हैं, इसने बोला भूमि और संसाधनों का हनन, ठीक है, नक्सलवाद की वजह से, ठीक है, पर उतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं लग रहा मुझे। अगला पॉइंट देखो, इसने लिखा प्रशासनिक विफलता। तो क्या नक्सलवाद की समस्या की वजह से ये समस्या आ रही है? आ रही है, हाँ है ना। आप इस बात से सहमत हो? सहमत हो? कानूनों और अधिकारों का हनन, इसने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, मानवाधिकारों का हनन। विधि का शासन नहीं है, जब प्रशासन ही नहीं तो विधि का शासन कहां से होगा? विधि का शासन स्थापित करने के लिए प्रशासन तो चाहिए। तो ये नक्सलवाद की समस्या है, हाँ ना। फिर लिख रहा है उद्योगों की कमी, सही लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? महसूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जिस क्षेत्र में नक्सलवाद की समस्या है वहां पर उद्योगों की कमी होगी। इसको हम और सुंदर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वहां पर क्या है, आर्थिक विकास बाधित होगा। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना चाहें, क्योंकि जहां पर हिंसा होती वहां आर्थिक विकास नहीं होता है। होता है आर्थिक विकास शांत क्षेत्रों में होता है। आर्थिक प्रगति शांति लाती है और शांति आर्थिक प्रगति लाती है, सामान्यता।
ठीक। अब शोषण और असमानता को जन्म, तो नक्सलवाद की वजह से शोषण और असमानता को जन्म मिलता है। शोषण को कैसे जन्म मिल रहा है कि भाई जो है ना, जो हमारा ये जो पुलिस तंत्र है या हमारी जो सैन्य बल है, सशस्त्र बल हैं, ये जो है मतलब जाति करते हैं। चक्रव्यूह मूवी में आपको दिखाया गया है, देखा कि नहीं देखा है? उसमें दिखाया गया कि पुलिस वाले कैसे शोषण करते हैं, कैसे परेशान करते हैं, मेले पे जाके 2 रुपए 10 रुपए इकट्ठा करते हैं, है ना? और जो महिला अधिकारों का भी हनन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो शोषण भी हो रहा है नक्सलवाद की वजह से। ये समस्या ना होती तो ये चीजें ना होती, ठीक है। और दूसरा क्या बता रहे, असमानता को जन्म। तो जो गरीब थे वो गरीब ही बने हुए हैं, उनमें कोई विकास हो ही नहीं पा रहा। एक सामान्य अगर हम शहर में देखें या फिर हम सामान्य अगर देखें असमानता को देखें, तो असमानता में क्या होता है कि मैंने आपको इकोनॉमी में बताया है कि अमीर और गरीब, जो रिच हैं और जो पुअर है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, ठीक है। तो लेकिन मैंने कहा था कि ये चित्र गलत है। इनकी बीच की दूरी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। विकास दोनों कर रहे हैं, लेकिन अमीर तेजी से विकास कर रहा है, देखो कर गया विकास, लेकिन अमीर तेजी से विकास कर रहा है और गरीब धीरे धीरे विकास कर रहा है। और ये हमारी लाइन है, ठीक। बात समझ में आ रही है? अब गरीब जो है ना धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो उनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? लेकिन अब एक चीज और समझो, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर तो आदमी इसी लाइन पे बैठे हुए हैं, इससे आगे बढ़े ही नहीं, हाँ या ना? तो जब इससे आगे बढ़े ही नहीं, तो जनाब इनके और इनके बीच की दूरी देख लो, ज्यादा हुई कि नहीं हुई? तो ये असमानता ज्यादा बढ़ रही है लाल वाले रंग में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पॉइंट बिल्कुल सही है कि शोषण और असमानता बढ़ रहा है नक्सलवाद की वजह से। सहमत हैं? अब उसके बाद क्या हो रहा है? नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार हो रहा है, तो तस्करी वाला। अब ये भी तो गैर कानूनी काम है कि नहीं? क्या हो गया, चोट लग? अच्छा, घुटने में दर्द तुम्हारे, कोई बात नहीं। अरे सच में उसको दर्द है, तुम क्या हंस रही हो? तुमको भी घुटने में दर्द कर दे, लाओ थोड़ी बाहर से। ये कप है बहुत मजबूत है, उसी को देंगे वही तोड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो तस्करी वाली बात भी इन्होंने ला दी। भाई ये तस्करी भी तो अपराध ही है, इससे नक्सलवाद की समस्या का वित्त पोषण भी होता है, आतंकवाद का वित्त पोषण होता है। अब मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, तो मादक पदार्थ हमारी जनरेशन ही यूज कर रही है ना, तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है बर्बाद हो रहा है। मानव पूंजी इस चक्कर में आके, नशे की लत में आके वो बर्बाद है। 3 दिन 4 दिन तक पता लगा कौन सा नशा किए पड़े हैं, वो 4 दिन जो उनको प्रोडक्टिविटी करनी थी नहीं हुई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो नक्सलवाद की वजह से ये समस्या भी है, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा शासन की कमी, तो मैंने लिखी उधर बात हम लोगों ने कर ही लिया है, प्रशासन की कमी आ रही है, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य का हनन, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का हनन, अब इतनी भी शुद्ध हिंदी ना लिखो, हनन कहां लिखा है? कहां से लिखा तुमने हनन? हवन लिख देती। शिक्षा और स्वास्थ्य का हनन यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी होना। तो ये हो रहा है क्योंकि वहां पर चीजें पहुंच ही नहीं पा रही हैं, ठीक है। वो पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो पहुंचने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको इस तंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहना ही नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की कोई चीज नहीं चाहिए उनको इस व्यवस्था को ही परिवर्तित करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कुल मिला के मैंने इसका जब आंसर देखा, तो इसके आंसर में इसीलिए मैंने गुड लिखा, ठीक है। और भी इसने चीजें लिखी हैं, मौलिक अधिकारों का हनन, तुमने भी जैसे चीजें क्या है, मैं बात यह है कि जिन्होंने ये पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, जैसे खुशी ने इंक्लूड किया विकास की असमानता, भू राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक असंतोष, तो ये जो पॉइंट्स जिनने डाले हैं अपने आंसर में, तो मैं उनको मानता हूं कि वो क्वेश्चन को समझ ले गए।
हल्का, लेकिन वो ठीक से उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ठीक है, वो उसको ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाए। जिन्होंने कारणों को इंक्लूड किया है अपने को आंसर में, वो बिल्कुल ही नहीं समझे, उन्होंने सिर्फ टाइम पास किया है। एक बोला गया है, लिख डालो। नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने भी दिमाग लगाया होगा, पर यह है कि समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बोला है हमें सिर्फ उतना लिखना है जितना पूछा गया है। मेरी बात समझ में आई? हमें सिर्फ लिखने के लिए कि मुझे लिखना है इसलिए कुछ भी लिखना है वाली मानसिकता से निकलना है। जैसे अभी तक हम लोग पेपर में करते रहे हैं कि हमें क्या है, हमें आंसर लिखना है, कुछ भी लिखना है, पन्ना भरना है। वो मानसिकता यहां पर नहीं काम करेगी, है कि नहीं? यहां पर यह है जितना पूछा गया है, जितने शब्दों में पूछा गया है उतने शब्दों में लिख डालो। क्या देख रहे हो नीचे? ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो ये मुद्दों को लेकर बात क्लियर हो गई सबको? अगर ये जो चीजें हैं, अगर मान लो मेरे नोट्स में नहीं है, तो आप इन चीजों को लिखना चाहो तो नोट कर लो एक जगह। नोट करना चाहते हो, या फिर एक काम करो, अभी जो है ना, आप लोग खुद ही आपस में बैठ के चर्चा करके लंच टाइम में लिखना। और अगर हेल्प चाहिए तो ये ऋचा का जो नोट्स है उसका फोटो खींचो, अभी नहीं खींचना, लंच टाइम में, है ना? और उसके बाद जो है, मुझे लगा तुम मेरी तरफ फेंकने जा रही हो। अरे डांट खाती हैं, क्या पता, मान लो गुस्सा हो आ गया हो। सच में भैया को बोलिएगा। अच्छा, आप भी सबसे लेकिन एक चीज और बता दे, सबसे ज्यादा कहना भी मेरा वही मानता है। तुम तो बिल्कुल नहीं मानती, तुम रहने दो। कई बार तुमको गुस्सा आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला सवाल क्या है? ठीक, अब इससे निपटने के लिए हमारे क्या, हमारा देखो, अब इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए। कर दी। हमें कितनी चीजों को, हमें ज्ञान तो सब कुछ है, हमें कितनी चीजों को शामिल करना है वो हमें बस इस हिसाब से तय करना है कि हमें कितने शब्दों में लिखना है। अगर वो 250 शब्द में है तो अपने हाथ को थोड़ा सा स्वतंत्रता दे दो, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए 150 और 250 शब्दों का ही अंतर है, मान लीजिए 150 में है, तो आपको हाथ को अपने बांधना पड़ेगा, विचारों को भी बांधना पड़ेगा, और वहीं तक बस लिखना है कि जहां तक आपकी बात होती जाए। 100 शब्दों में तो बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट आ जाओ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, कुछ नहीं सजाना, कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना। 100 शब्दों में कितना समझा ले जाओगे, है कि नहीं? अब उसके बाद 250 शब्द हैं तो थोड़ा सा स्वतंत्रता दे दो अपने हाथों को, थोड़ा सा एक दो लाइन बढ़ा दो, 2-4 शब्द बढ़ा दो हर लाइन में, हर विचार को लेकर 2-4 शब्द बढ़ा दो। मान लो तुम्हारे पूरे आंसर में 7 या 8 विचार है, तो उसमें अगर आप 2-4 शब्द बढ़ाओगे तो आपका हो जाएगा, काम चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सबको अपने क्वेश्चन में कमियां समझ में आ रही है? ठीक, अब अगली बात उभर के आती कि नक्सलवाद के खतरे से निपटने की रणनीति। किसने किसने अपने आंसर में, वो जो मैंने 14 सूत्री कार्यक्रम संसद में, 14 सूत्री योजना पर संसद में पेश की गई थी, किसने किसने अपने आंसर में इंक्लूड किया है? 1 2 3 4 5, तुमने भी 5, और किसी ने? गुड, जिन्होंने भी इंक्लूड किया है, क्योंकि वही जो चीज थी जो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जब 2006 का जब मैं ये पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि सरकार ने एक जो स्टैंडर्ड अपना 2006 में जो सदन में पेश किया है, ये 14 सूत्री योजना कि हम नक्सलवाद से ऐसे निपटेंगे, वही उसका उपाय है।
तो आपको सीधे सीधे वही जो है ना 14 सूत्री कार्यक्रम, अब समाधान वगैरह सब उसी में इंक्लूड है, बस नाम दे दिया समाधान। ठीक है, कि नक्सलवाद से समस्या से निपटने के लिए बोला समाधान। ये सब ऐसे ही है, वो 14 सूत्री कार्यक्रम याद हो जाए। और अगर आपके दिमाग में इतना भी याद रह जाए कि एक हाथ में छड़ी एक हाथ में विकास, ये किसने किसने अपना कंक्लूजन में लिखा है, 1 2 3 4, एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में विकास, बस इतना भी अगर आपको याद है तो आप अपना आंसर जो ना इस पॉइंट, इसके भी पॉइंट 2-4 निकाल लोगे और 2-4 पॉइंट निकाल के आप अपना आराम से कंक्लूड कर दोगे। तो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन इतना टफ था? नहीं था। मुझे अपनी थोड़ी सी कमी इसमें नजर आई, वो कमी ये कि शायद मैंने विस्तार से चर्चा नहीं की इस पॉइंट पर कि कौन से मुद्दे हैं जो उभर कर आ रहे हैं। ये मेरी अपनी स्वयं की कमी है। हालांकि हमने ये सारी चीजें चर्चा की, क्या इसमें से ऐसा एक भी पॉइंट है जिसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस नहीं किया है? बताइए, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, बस ये है कि मैंने उसे जो है ना सूचीबद्ध करके अलग से नहीं दिया। तो इसमें आप अपने और पॉइंट डाल सकते हो। और क्या मुद्दा उभर कर सामने आ रहे हैं भाई? मुद्दा क्या होगा? सामाजिक मुद्दे हो जाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, सामाजिक ढांचे का अभाव है। आर्थिक मुद्दे में हो जाएंगे कि भाई आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, रोजगार के अवसर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, नौकरियों की कमी है, भुखमरी है ना। फिर उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे तो कौन से उभर कर आ रहे हैं? राजनीति का अस्थिरता है ना। चुनावी, क्यों? क्योंकि इनका जो ना लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में इनका विश्वास नहीं है। टुकड़ों में बांट लो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और बांट के अपना आंसर कंक्लूड कर दो। तो डिस्कस हमने सब किया था, बस मैंने उसको जो ना नोट्स में एक सेपरेट पेज में नहीं बना के दिया, इसीलिए मुझे तुम्हारा आंसर सबसे सही लगा। तुमने वास्तव में मेरे को उससे देख के लिखा है। तुमको हम टॉफी खिलाए लेता। कल हमने बोला था ना उसको चॉकलेट मिलेगी, 1 रुपए वाली चॉकलेट हम खाते हैं, हम 1 रुपए वाली खिलाते हैं। लो, फोटो में कैडबरी थी, उसमें ये वाले फोटो नहीं थी ना। होती है, तुमको अभी खिलाएंगे वही। आंसर राइटिंग, अब क्वेश्चन का आंसर लिखने में डर लग रहा है? नहीं लगेगा। और मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूं कि मतलब सुबह तक मेरे पास कम से कम, जब तक मैं देख रहा था, मैं सुबह उठा था तो उठने के बाद से मैं लगातार देख रहा था। एक तो रात में ही कई लोगों ने लिख के डाल दिया, फिर सुबह लोगों ने लिख के डाल दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। बड़ी बात यही है, जो 4-4 साल 5-5 साल हो जाते हैं ना तैयारी के, 4 साल, वो भी आंसर नहीं लिखना शुरू करते हैं। और वो भी आंसर जब लिखते हैं तो उनको पहला आंसर या दूसरा आंसर या आंसर लिखने में 2 दिन लगते हैं। ये मैं वास्तविक बात बता रहा हूं, दिल्ली के लोगों की बात बता रहा हूं। दृष्टि वगैरह में भी या विजन वगैरह में भी जो लोग पढ़ते हैं तो उनको जो ना आंसर के नाम पे वो आंसर भले ही लिख दें, सर आए, सर ने बताया, नोट्स उठाए, लेकिन उनके पास इतनी समझ नहीं होती कि आंसर में हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन कैसे समझना है, ये समझ उनके पास नहीं होती। यही सत्य है। ठीक है, तो मुझे इस चीज में तो बड़ी खुशी हुई कि भाई आप लोग ने मतलब इतनी जल्दी और इतनी तरीके से आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। खुशी ने, मेरे ख्याल से मेरे पोस्ट करने का 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, खुशी ने डाल दिया आंसर। ये बहादुरी ही है। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने लिखा। जिसने नहीं लिखा उसे लिखना चाहिए था। और एक दूसरे का आंसर पढ़ो। ठीक है, जब मैं बोलूं तब एक दूसरे का आंसर को एनालाइज करो। एक होता है पढ़ना, एक होता है एनालाइज करना। ठीक है, तो अच्छी बात है।
वेरी गुड, थैंक यू सो मच, है ना, कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि इसी रास्ते से आप लोग जो है सफलता पाओगे। ठीक, आंसर तुमने भी, अब जैसे मैं जानता हूं अंशिमा ने जो आंसर लिखा है एकदम प्योर जल्दबाजी में लिखा है, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, हाँ या ना? हाँ, खाना पूर्ति करने के लिए ना। फिर दिमाग ना खराब करो, अभी फिर तुमको दे देंगे प्रोत्साहन। तुम जितना हमको समझाओगे कि इसका मतलब हम लुल्ल हैं। तुमको लगता है तुम हमको समझा ले जाओगे? तुम्हारी उम्र क्या है? 21। तुम्हारी उम्र से दुगने से भी हम 1 साल बड़े हैं। तुम जब पैदा भी नहीं हुई थी ना, उसके 5 साल पहले से हम ले रहे थे। तुम हमको समझा रही हो। आंसर पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि किसने नकल करके लिखा है, किसने अकल से लिखा है। इतनी दिमाग इतना मेरे पास, लेकिन मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। लिखा है ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, कम से कम इसने जिम्मेदारी तो समझी। ये आई वहां से, इसने अपना नेट जो भी है, इसने अपना जो एक ड्यूटी था वो ड्यूटी निभाया। एक दिन यही ड्यूटी निभाते निभाते ये सभी के साथ घुल मिल जाएगी। हमको समझ में आता है यार, हम क्लास में सवाल पूछते तो हमको नहीं पता चलता कि कौन कितने काबिल है, लेकिन हाँ इस बात की जो है ना बड़ाई है कि आप लोगों ने लिखा तो कम से कम। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आतंकवाद। तो ऐसे ही आंसर जो है ना देते डाला करो, जैसे क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया, शाबाश। ऐसे लगे रहोगे तो बस 6 महीने बाद आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था ना कि मैं पढ़ता रहा और मुझे पता नहीं चला कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। फिर लेकिन क्या है कि मैं ऐसे लगा रहता था। मैं जब 10th में था, याद है कि नहीं याद है? किसको किसको याद है? सबको याद है, तुमको नहीं याद है? मतलब तुम हमको सीरियसली नहीं सुनती हो। तो भाई क्या है, मैं पढ़ रहा हूं लगातार, और पढ़ क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे रात में गाने सुनने का बड़ा मजा आता है। ठीक है, मैं गाने चला लेता था, टेप रिकॉर्ड आता था उस टाइम पे, 1800 का टेप रिकॉर्ड खरीदवाया था पिताजी को मना उना के, मैंने और मेरी बहन ने। और उसमें कैसेट आते थे, कैसेट में 1 रुपए में गाना भरता था। पिक्चर आई थी राम जाने, ठीक है, वो थी किसकी? शाहरुख खान की। किसने देखा है? हाँ गुड यार, ठीक है, उसी के गाने चलते थे। अच्छा, उस टाइम पे गाने भी बड़े मधुर मधुर थे, उस टाइम वाकई थोड़ा सा मेलोडी अच्छी आई थी उस समय। ठीक है, 98 और 97 95 के आसपास के कभी भी आप गाने सुनो, उन गानों में जो है ना मतलब भी है, मेलोडी भी है। तो वो सब गाने सुनते थे, फिर पढ़ते रहते थे, फिर सुबह 4 बजे जाते थे। कहाँ? स्टेशन, है ना। तो अब क्या है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना सीख गया। फिर एक अवसर ये भी आया मुन्ना बाबू सर के यहाँ, है ना। तो मतलब आगे पीछे दाएं बाएं सही है। गौरव इधर आओ, मेरे पास बैठो, हम रुको आ रहे हैं। बोला सो तो चॉइस हम जिसके पास चाहे बैठे। रीजन क्या था? मुन्ना बाबू चुटिया पकड़ के हिला देते थे, अब वो लगवाते थे अनसॉल्व पेपर, 10 साल 20 साल 25 साल पुराने पेपर, क्योंकि एग्जाम आने वाले थे। तो अब मैं जो ना आंसर तुरंत बता देता था या फिर खुशफुसा कर देता था। मुन्ना वो बुजुर्ग थे, चश्मा लगाते थे इतना मोटा, ठीक है। तो मुन्ना बाबू को वैसे भी कम दिखाई देता था, सुनाई भी कम देता था, मशीन लगाते थे कान में, तो हम अगर थोड़ा सा तेज भी बता दे तो मतलब चल जाता था काम। तो जो मेरे आसपास बैठते थे, मतलब बैठती थी, वो बच जाती थी। और सच में मतलब मैं जो है ना, सिर्फ आपको बताया ना, सिर्फ 24 नंबर रह गए, वरना यूपी के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें मेरा नाम होता, क्योंकि 83 पॉइंट समथिंग में वो मेरिट आई थी, यूपी टॉप हुआ था। और मेरे 79 पॉइंट समथिंग थे, 78.8 या समथिंग कुछ थे मेरे। 600 का पेपर था।
तो 20-24 नंबर और होते तो यूपी टॉप में जो लिस्ट थी उस टॉप 10 में हम भी होते। क्या हम क्लास में टॉपर थे? नहीं थे। हमसे क्लास में पढ़ने में बहुत सारे लोग तेज थे, पर पता नहीं क्यों मुझे सर्दियां आई, एग्जाम होते थे यही कब होते तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम? फरवरी मार्च में एग्जाम होते थे, होली के आसपास। सर्दी आई, पता नहीं मुझे अच्छा लगता था छत पे अकेले बैठने में, टेप चला के सुनने में। 3 महीने सिर्फ पढ़ा है मैंने, और इतना पढ़ा है कि मेरे पिताजी को आके उठाना पड़ता था कि नहीं बस हो गया। उनको लगता डर लगता था कहीं पागल ना हो जाए, वो जबरदस्ती सुलाते थे। तो 6 महीने बस ऐसे ही आप लगे रहे, तो इसके बाद आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि आप ये सोचो कि हम वनडे एग्जाम की तरह 2 दिन मस्ती करके आ जाएं और 2 दिन फिर उसके बाद फिर देख लेंगे। जब तक आपका तीसरा गियर नहीं लग जाता तब तक आपको मस्ती की परमिशन ही नहीं है। और अभी आपका स्कूटर स्टार्ट होकर पहले गियर पे ही आया, तो 6 महीने आपको इसलिए चाहिए। इसी तरह लगे रहिए, जब भी क्वेश्चन है लिखिए, गलत है तब भी लिखिए, नहीं आ रहा है फॉर्मेट ही बना के डाल दीजिए, यही लिख के डाल दीजिए कि क्या पूछा गया है, क्या हमें जाना है। मैंने जिसका भी आंसर चेक किया, आपको क्या लगता है कि सारे आंसर मैंने पढ़े होंगे? मैंने सिर्फ फॉर्मेट देखा। इनका आंसर है, कितना सेकंड लगा? 3 या 4 सेकंड में आंसर देख लिया मैंने तुम्हारा, है ना? जिसका भी आंसर 3-4 सेकंड में देख लिया, समझ में आ गया अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट बस चेक कर लिया। चलो आतंकवाद शुरू करें। कल कहां तक पढ़ लिया था आतंकवाद में? वित्त पोषण से पढ़ना है, ओके। अब जैसे मैं जो ना खुद ही बना के लाया था, मैंने कहा कि ये चीज मुझे भी महसूस हो रही थी कि मैंने पेज ये दिया नहीं, तो मैं खुद ही लिख के लाया था कि उभरते हुए क्या मुद्दे हैं। तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा है, आतंकवाद एवं संघर्ष की परिस्थितियां बनी हुई हैं, विकास परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव है, प्रशासन का अभाव है, मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, राजनीतिक अस्थिरता है। तो ये सारे नोट्स में मैंने पॉइंट खुद ही लिख लिए थे कि आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, और वो सारे पॉइंट्स मुझे मिल ही गए 1-2 जगह पर। चलो, तो वित्त पोषण को लेकर हमारा पॉइंट, हमारी चीजें शुरू होती हैं। तो आतंकवाद के लिए, वित्त पोषण के लिए कौन खड़े होकर बता देगा? वो खड़े नहीं, कौन हाथ बता देगा सारी चीजें? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अरे टेररिज्म को फाइनेंस कैसे हो रहा है? अरे बुदबुदाओ मत, हाथ उठाओ केवल। अगर तुमने हाथ नहीं उठाया तो तुम इस पूछेंगे। बताओ बेटा। हैं? हाँ हाँ तुम बताओ। ठीक, अगला कौन बताएगा? तुम बताओ प्रीति, अगला। तस्करी बता दिया, तस्करी का पॉइंट हो गया। तस्करी हथियारों की या अवैध है? हाँ, हथियारों की और मादक पदार्थों की तस्करी से आतंकवाद का वित्त पोषण होता है, पहला पॉइंट सही है। अगला कौन बताएगा? केवल हाथ उठाना है। हाँ बोलो नेहा। जाली मुद्रा, उसको जाली मुद्रा को बाजार में लाकर उसको बेचकर, ठीक है, वो जाली मुद्रा बनाने के लिए इतनी कॉस्टिंग नहीं आती, उसको बेच लिया, उससे भी वित्त पोषण करते हैं। प्लस छद्म युद्ध के लिए, मतलब कि छद्म युद्ध के लिए, दैट उसको छद्म युद्ध को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट वॉर। अच्छा यही कहेंगे, मुझे लगा कोई अलग सा नाम हो। अनकन्वेंशनल वॉर, यस, ठीक है। तो जब अनकन्वेंशनल वॉर चल रहा है तो उसमें क्या है कि इससे हम कोशिश करेंगे ना कि अगले को परेशान कर दे, तो उसमें जो है ना हम जाली मुद्रा सर्कुलेट करेंगे मार्केट में। जब जाली मुद्रा सर्कुलेट करेंगे बाजार में तो उससे क्या होगा? M0 बढ़ जाएगा, M0 बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद फिर और क्या, कैसे वित्त पोषण हो रहा है? ठीक है, समान विचारों वाले व्यक्तियों वाला ये कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? अरे इन्होंने बोला कि समान विचारों वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं से चंदा एकत्र करना। इनके कहने का क्या मतलब है, कौन समझाएगा? हाँ बताओ। हाँ, कहां तक आ रहा है? गले तक आ गया है? थोड़ा खखार लो। अमान, क्या है समान विचार वाली संस्था और उनसे चंदा लेना? सही है, यही मतलब है। ये एक्चुअली मैंने आप लोगों से इसलिए पूछ लिया, एकदम सिंपल सी लाइन है, लाइन ही कह रही है। मैंने आप लोग, क्योंकि ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा है। किसने पूछा था? तुमने पूछा था। तो सिंपल सी बात है भाई, आतंकवाद, भाई कोई चंदा किसी को क्यों देगा? आप अगर दुर्गा पूजा के लिए चंदा दे रहे हो या फिर कहीं भंडारा है उसके लिए चंदा दे रहे हो, तो चंदा आप क्यों दोगे? क्योंकि आपका भी उसमें जो ना विश्वास है। क्या किसी की मटन पार्टी के लिए आप चंदा दोगे? ऑफ कोर्स नहीं दोगे, है कि नहीं? तो क्योंकि आपका उस विषय में विश्वास है, इसलिए आप अपना भी सहयोग कर दोगे। अब आतंकवादियों का जो मोटिव है, जो उनकी विचारधारा है, जिस लक्ष्य को लेकर वो आतंकवाद कर रहे हैं, जिन लोगों को वो लक्ष्य सही लग रहे हैं, वो लोग उसमें चंदा दे रहे हैं। अब दूसरा भी आधार एक हो सकता है कि धार्मिक पहलू भी हो सकता है कि हमारे भाई लड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, वो गलत है पर हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो चंदा दे रहे हैं, है ना? तो समान विचारधाराओं वाली संस्थाएं, अब ये लोग चंदा कौन देती हैं? ये ज्यादातर बाहरी देश होते हैं, बाहरी देश है, बाहर से आता है। अब जैसे अगर हम मुस्लिम जो यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं पूरी दुनिया में, तो उनमें कहीं पे ईरान समर्थन दे रहा है, कहीं पर आपका ये अपना गल्फ कंट्री समर्थन दे रही है, ठीक है? तो अब जैसे खालिस्तान का जो मूवमेंट था, तो उसमें पैसा आता था कहां से? बाहर, कनाडा वगैरह से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो चंदा वगैरह की व्यवस्था है, ये ज्यादातर बाहर से ही होता है। तो चंदा व्यवस्था के माध्यम से भी आतंकवाद का फंडिंग हो जाता है, हाँ है ना? और कैसे फंडिंग होता है? बताओ बताओ। जबरन वसूली करना, ठीक है। कैसे? वित्तीय क्षेत्र में, मतलब उनके इलाके में अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या कोई सरकारी कामकाज चल रहा है, तो बोल देते हैं कि भाई दो, वरना वो नहीं होने देंगे। यही है ना? और तस्करी, चलो मानव तस्करी अपने इस रीजन में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब कम से कम भारत को लेकर तो हम इसको नहीं लेंगे ज्यादा, नहीं ले सकते हैं एक्चुअली। नेपाल से लड़कियां बहुत तस्करी की जाती हैं। नेपाल और नॉर्थ ईस्ट की जो है ना, मतलब जो महिलाएं हैं उनकी तस्करी बहुत होती है, ले सकते हैं, ठीक है? तो वो तस्करी वाले पहलू में हम तीन चीजें कर लेंगे: मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी। इनके माध्यम से ये लोग जो है वित्त पोषण करते हैं, ठीक? और हाँ बताओ। राज्य अभिकर्ताओं द्वारा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, राज्य अभिकर्ता कौन है? हाथ उठाओ, कौन बताएगा राज्य अभिकर्ता कौन है? स्टेट एक्टर्स कौन है? स्टेट एक्टर्स कौन है? अब तुम्हारी हम सच में चुटिया हिला दे। तो सही है, तो हाथ क्यों नहीं उठा रही बेटा?
कॉन्फिडेंस ना होना, आप समझ रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपके रिवीजन में कमी है। ठीक है, तो रिवीजन में कमी मत करो। रिवीजन अगर आप करते रहोगे तो अपने आप निखार आता रहेगा। आता कि नहीं आता है? तो राज्य अभिकर्ता में क्या है? सरकार और उसकी एजेंसियां। ठीक है, तो राज्य अभिकर्ता जो है ना, ये भी आतंकवाद का वित्त पोषण करते हैं। अब अपना भारत देश तो वित्त पोषण करेगा नहीं, जाहिर है कोई बाहरी देश करेगा। ठीक है, तो बाहरी देश में कौन है? पाकिस्तान है, और बाकी अरब, वो क्या नाम, अरब कंट्रीज में भी कतर वतर से शायद आता हो, तो है ना। चलो, अब उसके बाद और कैसे वित्त पोषण होता है, सब कवर हो गया। खनन वगैरह का उसी में इंक्लूड हो गया। एक्चुअली मुझसे भी गलती से वो वही चीज 2 बार लिख गई है। सेना मतलब वो राज्य अभिकर्ता है। राज्य अभिकर्ता का मतलब नहीं समझे। राज्य अभिकर्ता में सरकार और उसकी एजेंसी, तो सेना, पुलिस, रॉ, ISI, ठीक है, ये सब राज्य अभिकर्ता है। तो जो सेना है वो भी क्या है? राज्य अभिकर्ता। तो वो तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, और बताओ। हवाला सिस्टम हो सकता है? वो तरीका है, वित्त पोषण का तरीका है। ये कह रही हवाला सिस्टम, तो हवाला तो तरीका है ना। मैं पूछ रहा हूं वो हवाला करने के लिए पैसा तो पहले लाओ, सूटकेस तो भरो। तो सवाल यहां पर यह चल रहा है कि सूटकेस कैसे भरा जाए। देखो ये भटकाव है कि नहीं गुड़िया? और ये क्या है कि हम सोचते कि हवाला हम ऐसे कहें तो, लेकिन आपको इस चीज को समझना होगा कि पहले हम वित्त पोषण करेंगे, पहले वित्त का इंतजाम होगा, तब तो हवाला होगा। तो हमें पॉइंट पे स्टिक होना है, और हमें इस चीज को समझना, धीरे धीरे समझना चाहिए, और अपनी आदत बनानी चाहिए कि वास्तविक चीज क्या है, हम उसी पे टिके रहें। आप में और बाहरी जो वनडे एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, या बाहर जो चाय की दुकान में, पान की दुकान में जो बातें करते हैं, ठीक है, या शादी समारोह में फूफा जी, ठीक है, वो सब लोग बैठ के जो बतियाते हैं, तो आप में और उनमें यही अंतर है कि उनकी बातों का सर और पैर कुछ नहीं मिलता है। राम मंदिर से शुरू करेंगे, उसके बाद केरला चले जाएंगे, फिर कब पाकिस्तान घूम आए, फिर नेपाल भी चले जाएंगे, पर्यटन पे आ जाएंगे, हॉस्पिटल पे आ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन आपको अपने पॉइंट को समझने की आदत विकसित करनी है, और वास्तव में ये गुण सबके अंदर होता है, बस आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। अब जिन्होंने भी सवाल में कारण लिख दिया कि नक्सलवाद के क्या कारण है, तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाए। उन्होंने बोला सर को आज बता देंगे कि हमको कितना ज्ञान है। तो खैर हम सहमत हुए, ज्ञान है आपको, आपको पता है कि कारण क्या है, पर सवाल में तो कारण नहीं पूछा। हाँ है ना? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी है ना? ये जो पॉइंट है, और वो धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे मेरा नेचर क्या है, आप मुझसे बात करो, मैं बात करते करते अगर मैं फ्री माइंड हूं तो मैं आपसे बातें करूंगा खूब सारी, हालांकि मुझे बात करनी कम आती है क्योंकि ये मेरा व्यवहार नहीं। लेकिन अगर मान लो कि मुझे ऐसे, मैं नॉर्मल फ्री माइंड में नहीं हूं या मस्ती के मूड में नहीं हूं, तो मैं सीधे जो ना आपको आगे बढ़ाता रहूंगा, हाँ आगे बताओ, हाँ ठीक आगे बोलो, क्योंकि हमको पता है तुम भटक रहे हो यहां से। फिर बाद में समझा, अब जैसे नेहा मैम बात करती कभी कभी, अब जैसे आशीष कभी बात करते हैं, या फिर कभी दिल्ली वगैरह में भी, तो हम जो ना मतलब दिल्ली में भी मतलब लोग जो ना जैसे अपना ज्ञान फेंकना शुरू करते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है कि बेटा हमने यहां से शुरू किया था, ये लाइन है, इसी पे टिके रहो, इससे इधर ना उधर ना जाओ, है ना? चलो, तो वित्त पोषण वाला पहलू हो गया कंप्लीट। हाँ, कुछ बचा है क्या? हाँ, तो जो भी परियोजनाएं चल रही उनके इलाके में, एक्चुअली मैं शायद गलती से ये लाइनें 2 बार उठा ली हूं। उनके इलाके में कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, वो पैसा वसूलेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस वो तस्करी का सहारा लेते हैं, तस्करी के पैसे का यूज करते हैं। तस्करी कौन सी है? मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी। फिर जाली करेंसी के माध्यम से भी आतंकवाद को वित्त पोषण होता है। फिर वसूली से, ठीक है, हैं? जिहाद के नाम पे, तो वो तो उस बात में हो गया ना, चंदा, वो तो चंदे पे हो गया ना, क्योंकि वो सेम विचारधारा, ये सेम उस पे आ गए, तो वो तो चंदे वाले पॉइंट में आ गया वो चीज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। अब उसके बाद तो ये, और कुछ तो बचा नहीं है अब। हाँ बोलो बेटा। जाली मुद्रा और कौन सी मुद्रा? देखो देखते हैं। अच्छा देखो, ये है असली मुद्रा और ये है नकली मुद्रा। इसमें आरबीआई गवर्नर के साइन है, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। ये हम एक बच्चे से खरीदे 2 रुपया में, और वो हमसे 2 रुपया लेकर फिर स्क्रैच मारा, फिर 500 के नोट, तो फिर हमारे पास फिर मेरे पास 2 रुपए पड़े थे, हमने कहा बेटा इसको भी लाओ। फिर उसने स्क्रैच मारा तो फिर कुछ टॉफी ऑफी उसकी निकली, तो मेरे पास 2 नोट थी। एक नोट मैंने किसको दिए? हैं? तुमको दे दिए। खर्चा किया कि नहीं? हाँ, नहीं पता चलता है बहुत, जब तक वो जो है ना, मतलब रोज नोटों से आप डील नहीं कर रहे हो, और जब तक आपको वो स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पता है, आप नहीं पता कर पाओगे कि वो असली है कि नकली है। बस इतना काफी तुम्हारे लिए। आगे तो अब आगे हम लोग, हाँ और कोई पॉइंट बचा है? अब आगे बढ़े। ऑटो वालों का है अभी अपने पास टाइम, है ना? अब उसके बाद हमारा क्या है? आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आवश्यक प्रभावी रणनीति। अब एक चीज ध्यान देना, जो रणनीति है, अब आप इसमें देखेंगे कि ज्यादातर वही पॉइंट्स हैं जो 14 सूत्री कार्यक्रम में है। कुल मिला के लैंग्वेज अलग होगी। भाई मैंने उसमें बोला था कि एक हाथ में छड़ी एक हाथ में विकास, वही चीज इनमें भी आप देखोगे। मैंने आपको उधर भी डिस्कस किया था 14 सूत्री कार्यक्रम में कि बल का प्रयोग विकास के कार्य के साथ साथ हमें विचारों में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करनी होगी। बोला था कि नहीं बोला था? 14 सूत्री कार्यक्रम में जब आप देखोगे तो उसमें बात की गई है कि राज्यों के बीच परस्पर समन्वय बढ़ाएंगे। सरकार ने जो अपना 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी सदन में, तो क्या बोला था कि हम राज्यों की संस्थाओं के बीच हम समन्वय या सहयोग को बढ़ाएंगे। ये पॉइंट है कि नहीं? उधर उनको बढ़ाएंगे और इस तरीके से हम नक्सलवाद की समस्या से निपटेंगे। अब देखना, ये इन्हीं 3 बातों पे सारे पॉइंट्स टिके हुए, देख लिया जाए। चलो देख लेते हैं। अब देखो, समन्वय, जो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रभावी रणनीति, तो प्रभावी रणनीति में क्या है? राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करते समय केंद्र सरकारों को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विमर्श करना चाहिए। अब देखिए, अगर केंद्र सरकार अपने आप से जो है ना, मसौदा मतलब कि एक कार्य योजना, ठीक है, एक कार्य योजना बनाते समय कि हम अपनी प्लानिंग करते समय केंद्र सरकार केवल अपना अगर प्लान बना के भेज देगी तो वो प्लान कभी सफल नहीं होगा। रीजन क्या है कि भाई देखो, हमारा जो भारत है, अब भारत में इस क्षेत्र में भी आतंकवाद है, हाँ है ना? फिर इस क्षेत्र में भी आतंकवाद है और इस क्षेत्र में भी आतंकवाद है। क्लियर? अब देखो, जहां पर जो स्थान है, जो परिस्थिति है, ठीक है, जो तरीके हैं, वो हर जगह अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? अब कश्मीर में जैसे आतंकवाद हो रहा है, उसके उनके अलग तरीके हैं, उग्रवादी हैं। अब जैसे ये जो वामपंथी हैं, ये ज्यादातर छापामार युद्ध नीति करते हैं। और क्या नीति अपनाते हैं? हमला किया, छुप गए, छापामार, गुरिल्ला। उसके बाद हमला किया, दूसरे राज्य में भाग के छुप गए, तुरंत स्टेट क्रॉस कर लिया, लैंड माइंस बिछा दी,
कि जो है ना, इस क्यों कहा जाता है कि जिस रास्ते, एसओपी में क्यों है कि जिस रास्ते से जाओ उस रास्ते से वापस ना आओ, इसीलिए क्योंकि तुम गए हो तो वो वहां लाइन तुम्हारे निकलने के बाद वो बिछा चुके हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वहां पर कुछ अलग चुनौतियां हैं। दूसरी चीज ये तो हो गया कि भाई उनके तरीके क्या हैं हिंसा करने के, ये तो बात हो गई तरीकों की। अब परिस्थितियों की बात करो। पहाड़ी इलाकों में तुम अगर आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हो, वहां पर तुम्हारे लिए चुनौतियां अलग होंगी। जंगलों में अगर तुम उग्रवादियों का सामना कर रहे हो तो वहां चुनौतियां अलग होंगी, हाँ है ना। आप अगर शहरों में आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हो या शहरों में आतंकवाद से निपट रहे हो तो वहां चुनौतियां अलग होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के आपको जब इस किसी समस्या से निपटना है तो आपको उस समस्या को लेकर हर पहलू को अपनी योजना में शामिल करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? और उस हिसाब से क्या है कि आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विमर्श करने के बाद ही सरकार अपनी कोई कार्य योजना बनाए। ये एक रणनीति होनी चाहिए, है कि नहीं? तो जम्मू और कश्मीर से बात करके सरकार अपना कि क्या क्या चुनौतियां आ रही, क्या चीजें दिक्कतें हैं, तुम्हारी पुलिस को क्या दिक्कत है बताओ भाई। पुलिस अपनी इधर से कश्मीर वाली पुलिस या सेना भेजेगी कि साहब ये दिक्कतें हैं, अच्छा ठीक है इंक्लूड करो। फिर उग्रवादी क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो जैसे मान लो यहाँ का जो अपना सशस्त्र बल लगे हैं, बोला नाइट विजन नहीं है हमारे पास, ठीक है पॉइंट इंक्लूड करो कि एसओपी में डालो कि हर टीम के पास इतने नाइट विजन होने ही चाहिए। नाइट विजन कैमरा हो, वो नाइट विजन ग्लासेस होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? उनसे रात में भी दिखाई देता है। ठीक, अब जैसे इस इलाके में देखो, तो इस इलाके में जो है ना एक ये हो सकता है कि भाई साहब यहाँ बहुत घने जंगल है और इनके रास्तों की हमें इतनी पहचान नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हर चीज को समझकर, हर जगह की समस्याओं को समझकर और उन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे बेस्ट तकनीक उस पोजीशन पर क्या है, उन सबको शामिल किया जाए, तब तो हम निपट पाएंगे। क्या मेरी बात से सहमत हो? तो ये ही पहला पॉइंट कह रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? तो ये पॉइंट बोलो कि साहब आपके उसमें कहां वो हो रहा है, तो ये डंडे वाले पॉइंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि नहीं? अगर 14 सूत्री कार्यक्रम में देखें तो 14 सूत्री कार्यक्रम में मैंने राज्यों के बीच समन्वय, राज्य और केंद्र एजेंसियों के बीच में समन्वय की बात वहां पर देखी कि नहीं देखी? तो वही समन्वय की बात तो यहां भी चल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, अब उसके बाद देखिए आंतरिक क्षेत्र हमारा हिंसाग्रस्त है, तो हमारी जो रणनीति होगी, जो हमारा सरकार की, वो वैसी ही लमसम रहेगी। इसे कहते हैं कि मेन आइडिया। हमें मेन आइडिया क्या, नीचे की जो रणनीतियां वो बदलती रहेंगी लेकिन मेन क्रक्स सेम रहेगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम कैसे पाना चाहते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? सुशासन की स्थापना, यानी कि शासन की जहां पर रिक्ति है वहां पर शासन को पहुंचाना, और वो पहुंचाना और संवेदनशील शासन और प्रशासन को पहुंचाना। सॉरी, शासन नहीं बोलना चाहिए यहां, मुझे बोलना चाहिए प्रशासन। प्रशासन को पहुंचाना, और कैसा प्रशासन हो? वो संवेदनशील हो। उग्रवाद वाले मामले में भी हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं, हाँ है ना, कि भाई उनके साथ गरिमापूर्ण तरीके से बिहेव करो, हृदय परिवर्तित होगा। अगर आप उनकी गरिमा के खिलाफ जाओगे, आप उनको इंसल्ट करोगे, तो वो आपके विचारों को मतलब कि नहीं सुनेंगे। लेकिन आप किसी को प्यार से बैठा के समझाओगे तो सुनेगा। अगर मैं आपको, अगर जैसे मान लीजिए मैं बहुत तरीके से आप लोगों से बातें करता हूं, कभी आप लोगों को डांट भी दिया, तो कभी जो है ना बहुत प्यार से भी बातें करता हूं, है कि नहीं? उसमें मैं थोड़ी ना आपको फुसला रहा हूं। बात यह है कि मैं आपके और अपने बीच की दूरी कम कर रहा हूं। शुरुआत में आप लोग इतना कहां जवाब देते थे? नहीं देते थे। लेकिन अब आपको लगा कि अरे सर तो हमारे ही बीच के हैं, तब आप मुझे जवाब भी देते हो और आप भी खुश रहते हो नहीं रहते हो? तो हम लोग प्यार वाली व्यवस्था है स्थापित किए हुए, बड़ा एकदम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, और कभी कभार गड़बड़ होती है तो उस समय हैंडल कर लिया जाता है चीजों को, है कि नहीं? हैंडल करने में कुछ दुर्घटनाएं हो सकती तो हो सकती हैं, है कि नहीं? और उन दुर्घटनाओं को लेकर भी मैंने कड़े निर्देश निकाल दिए हैं।
निकाले कि नहीं निकाले? अब उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास, तो विकास वाली बात भी मैंने उग्रवाद वाले पॉइंट में की है, और 14 सूत्री कार्यक्रम में भी वो है कि एक हाथ में आपको दंड देना है, दूसरे हाथ से विकास करना। क्लियर है? अगली बात पे आते हैं। उसके बाद नागरिक रणनीति, तो नागरिक रणनीति के तहत मैंने आप लोगों से बात किया था कि भाई हमें विचारों में परिवर्तन की जरूरत है। हम अगर चाहें, देखो एक चीज और समझो, पहले अगर आप ये सोचो कि आप सिर्फ दंड का इस्तेमाल करो तो समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक? अगर आप दंड और यानी कि पनिशमेंट प्लस डेवलपमेंट, दंड और विकास, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये दोनों जो है गायब हो जाएंगे यहां पे, और समय के साथ साथ हो सकता है कि ये भी गायब हो जाए, लेकिन लंबा समय लगेगा, हाँ है ना। लेकिन अगर हम और आइडियोलॉजी, ठीक है, इस पे अगर काम करें, उनके विचारों को परिवर्तित करें, उनके लिए विकास करें और दंड का भी इस्तेमाल करें, तो हम ज्यादा जल्दी कम समय में हम अपने गोल को, शांति, हमारा गोल क्या अल्टीमेट, शांति और विकास, हम जल्दी पा लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब किसका बज रहा है? बाहर है। ठीक है। अब उसके बाद नागरिक रणनीति में क्या होगा, ध्यान दो इधर। अब नागरिक रणनीति के तहत जो हमारे जो सामाजिक संगठन होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें हमारा क्या है कि हमारा सामुदायिक कोई समूह है ना, कोई हमारा एनजीओ है, कोई बुद्धिजीवी है, ठीक है, उनको जो ना लेकर उनको विचारों को परिवर्तित करने की कोशिश की जाए। ठीक। अब उसके बाद उपयुक्त कानूनी ढांचा, ठीक है। अब उपयुक्त कानूनी ढांचे के तहत मैंने एक चीज इसमें रखी, इस चीज को एम्फेसाइज किया गया है कि भाई दंड तो देना है, लेकिन वो दंड भी जो ना उसमें उस दंड में मतलब गैर कानूनी काम नहीं होने चाहिए, जिसको हम क्या कहें, हाँ अपस्पा में क्या, अपस्पा में क्या हो रहा है, दुरुपयोग, दुरुपयोग वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और बता दें कि सभी दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक दो घटनाएं, वरना फौज में इतना आसान नहीं है दुरुपयोग कर ले जाना। मैं फौज में रहा हूं तो मुझे पता है, सांस लेने के लिए भी ये हालात भी हो जाते हैं कि पूछना पड़ता है सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ऐसा इतना भी नहीं है कि दुरुपयोग जैसी चीजें होती होंगी, लेकिन अब वही बात है कि अगर मान लो एक दो घटनाएं निकल आए तो वो इतनी हाईलाइट हो जाती है, और मामला क्या है, फौज। बात समझ रहे हो? कहते हैं ना कि एक जो है ना, मतलब अब जैसे यहां पर ये फर्श है, अब ये कितनी गंदी होगी कोई पता नहीं, अब इसको एकदम 3 घंटे तक लगातार चमका दिया जाए तो कहीं दूर भी एक कण पड़ा होगा तो वो अलग ही दिखाई देगा। क्या बात समझ रहे हो? तो ये एक तो कानूनी इतना अजीब वो मतलब भयानक है, अब उसमें हल्की सी भी जहां मिल जाती चिंगारी तो आग तुरंत लग जाती है। तो होता है दुरुपयोग, पर इतने व्यापक स्तर पर नहीं होता है। ठीक है, ये सवाल एक बार मुझसे किसी ने पूछा भी था, ठीक है, तुमने ही पूछा था ना, हाँ, कि मतलब वो क्या सच में दुरुपयोग करते हैं? अच्छा, तो किसी ने पूछा होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हम ऐसे प्रावधान बनाएंगे कि दुरुपयोग ना हो, विधि के शासन को स्थापित करेंगे, है कि नहीं, ताकि हमारी सरकारी तंत्र भी गैर कानूनी काम ना करे। विधि का शासन मतलब क्या है कि शासन जो है विधि के हिसाब से चलेगा, और जब शासन विधि के हिसाब से चल रहा है तो वहां पर अनैतिक या अवैधानिक कामों की कोई गुंजाइश नहीं। विधि का शासन का मतलब है कि हर काम विधि के अनुसार होगा, हर अधिकारी नियम और कानूनों को फॉलो करेगा, दुरुपयोग वाली बात नहीं होगी। ठीक है। अब उसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग, वित्त पोषण रोकने में
हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करेंगे या इसका सहारा लेंगे। ठीक है, अब अरब कंट्रीज वगैरह हैं जो वित्त पोषण में मान लीजिए दे रहे हैं, तो उनसे हम अपने अच्छे कूटनीतिक रिश्ते बनाएंगे और फिर धीरे से पिछले दरवाजे से कहेंगे कि भाई ऐसा ना करो, है ना। फिर उसके बाद क्या है, क्षमता, अपनी सैन्य कार्रवाइयां, तो उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे। अपनी सेना, खुफिया तंत्र, इन सबके जो है क्या कहते हैं उसे, क्षमता निर्माण करेंगे, उनका आधुनिकीकरण करेंगे, है कि नहीं। अब पता लगा हमारे पास वो 1932 क्या है, 32 बोर वाली राइफल कौन सी होती है जिसमें वो छोटा सा, क्या वो पुराने जमाने की राइफल, कॉक करो तब मारू। एनसीसी में रहा है कोई, नहीं रहे हो, 12 बोर तो कट्टा होता है, 32 बोर की होती है वो छोटी सी, उसमें रिवॉल्वर जैसी गोली पड़ती है। वो मैंने जीवन में एक ही बार चलाई है, वो अंग्रेजों के टाइम चलती थी। अरे माउजर की, ठीक है। तो उस तरीके के मान लीजिए हमारे पास गन है। अब जैसे जो मुंबई पे जो हमला हुआ, अब उस समय वो सब AK-47 टाइप लेकर घूम रहे हैं, और मुंबई पुलिस के हाथ में क्या है, लाठी, है ना, और वही कॉक करने वाली बंदूक। बात समझ रहे हो। अब कई बार आप अगर पिक्चरों में देखो डाकुओं की मुठभेड़ दिखाई जा रही हो, तो आप देखना अपनी पुलिस के पास वही बंदूक रहती है, एक बार कॉक करेगा फिर मारेगा। देखा कि नहीं देखा है। और उधर से डाकू जो है ना, पिस्टल, एक हाथ में भी पिस्टल, दूसरे में भी पिस्टल, इधर पेटी गोलियों की, हाँ है ना। और डाकू का किरदार अगर कोई हीरो निभा रहा है तो पीछे भी कुछ दे देते हैं लगाने के लिए, कि जब ये खत्म होंगे तो ये है अभी तुम्हारे पास हीरो, तुम हीरो हो ना। बात समझ रहे हो। वो घर में जाके हंसेगी, अभी तक उसको समझ नहीं आया, अभी सोच रही है, उसका कंप्यूटर धीरे धीरे रिसीव कर रहा है। जैसे हम मैसेज भेजते हैं ना, तो व्हाट्सएप में कभी कभी वो जो ना मैसेज जाने में वो गोला हरा होने में टाइम लेता है। अभी जो ना रूम तक पहुंचते तक वो गोला हरा होगा, फिर वो सीन होगा और फिर वो सीन होने के बाद तभी हंसेगी। 5-6 बज जाएगा तब तक, कोई बात नहीं। तुमको ज्यादा हंसी आ रही, तुम्हारे बारे में भी कुछ बोले, तो हमने बोला तो था तुम शिव हो ना, जिसका आदि है ना अंत है। न जिसका आदि है न अंत है, क्योंकि अंत उसी का होगा ना जिसकी शुरुआत होगी। जो शुरू ही नहीं हुआ वो खत्म कहां होगा। जो ज्यादा हंसता हुआ दिखा तो लपेट देंगे तुरंत। ठीक है। अब उसके बाद अगली बात आती है क्षमता निर्माण, फिर वित्त पोषण पे लगा। तो कुल मिला के हमने अगर ये सारे बिंदुओं को देखें तो हमारे सारे बिंदु इसी पे निपट के आते हैं कि हमें कार्रवाई भी करनी है, विकास भी करना है और वैचारिक परिवर्तन भी करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। और इन्हीं 3 बिंदुओं पर ही सरकार की सारी रणनीतियां, सारे कार्यक्रम डिपेंड करेंगे। आप कोई भी सरकार ने समाधान उठा के देख लो, कोई भी चीज देख लो। अब जैसे मैंने बात की कि उनके साथ संवेदनशील प्रशासन हो, तो संवेदनशील प्रशासन के तहत हमने उग्रवाद वाले पॉइंट्स में देखा था कि वहां पर बच्चों के लिए जो है ना, पुलिस वाले खुद अपना उनके जनजातियों के बच्चों के लिए वो एजुकेशन का कार्यक्रम चला रहे हैं। एक IAS ने खुद अपनी एक स्कीम शुरू की जिसके तहत वो जनजातियों के बेटों को कोटा में कोचिंग के लिए भेज रहा है। पुलिस वालों की ही एक पहल पर कि जिन्होंने 10वीं छोड़ दी उन्हें कम से कम 10वीं तक पास करा दिया जाए, कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी तो 10वीं तो मांगते ही है किसी भी नौकरी के लिए, ताकि वो एलिजिबल हो सके। तो ये क्या है, विकास के काम ही तो किए जा रहे हैं, संवेदनशील तरीके से उनसे निपटा जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों हाथों में बंदूक लेके आप समस्या को दबा सकते हो, समस्या का समाधान नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो बस आज के लिए इतना ही, चलो हाँ ठीक है, टाइम पे ही है। तो हम लोग कल क्या चर्चा करेंगे,
अब भारत ने क्या, सरकार ने क्या उपाय किए, तो यूएपीए वगैरह को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, समझना मेरी बात। गवर्नेंस की क्लासेस जो है ना रोहित सर ने शुरू करेंगे, ठीक है। ये क्लासेस आपकी जो तरीके से होंगी वो 3 तारीख से होंगी, क्योंकि 3 तारीख को मंडे है। हमने 2 को प्लान किया था, तो लेकिन 2 को मतलब कि सौभाग्य से संडे निकला, है ना, तो 3 से शुरू कर देंगे, मंडे होगा जिस दिन। क्लियर है। गवर्नेंस के लिए क्या है, अब जैसे अभी अच्छा हुआ कि आप लोग पॉलिटी के उससे एनसीईआरटी से बीच में जुड़े रहे हैं, ठीक है। 2 दिन नहीं जुड़े रहे, अरे उससे पहले तो जुड़े थे ना। तो कुल मिला के ये क्या है, हमारा जो गवर्नेंस क्या है, प्रशासन। तो अब जो है ना, हमारा तो संविधान है, संविधान हमने पढ़ लिया कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, हमारा जो है ना, हमें राज्य क्या चाहता है, प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति क्या है। संविधान में मेन मेन चीजें आपको मिलेंगी, क्या होता है, क्यों होता है, क्या कार्य है। क्यों भी शायद बहुत कम जगह है, क्या है, कार्य क्या है, ठीक है। अब लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन अब गवर्नेंस में आप समझोगे, क्या मेरी बात समझ में आ गई। और जब आप अपना एग्जाम पास करोगे यूपीएससी में, तो आप इसी गवर्नेंस को करने ही जाओगे। और अब आपको किसी को लगता है कि ये एग्जाम टफ है, अब लगता है अपनी आपकी रीच से बाहर है। पहले ये लगता था कि चलो अच्छा पढ़ लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा है कि नहीं, कि अब मतलब जीवन में 1 2 बार 3 बार तो कम से कम जब जोर लगा के देंगे जरूर एग्जाम। अब लगता है ऐसा फील? वेरी गुड। और देखने के लिए कोई एग्जाम नहीं देगा, क्लियर है। चलो शाबाश। डिस्ट्रिक्ट क्लासेस चलेंगे, पहले गवर्नेंस क्लोज है ना, चलेंगे।